नमस्कार, द बुक पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, क्या आपको पता है कि बिजनेस की दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है? आपका प्रोडक्ट कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर आपको उसे बेचना नहीं आता तो आपका बिजनेस जीरो है। बिल्कुल आर.के, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बेच रहे हैं। एक एम्प्लॉय अपना समय बेच रहा है, एक लड़का इंटरव्यू में अपनी स्किल्स बेच रहा है और एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट। लेकिन सेल्स का नाम सुनते ही 90% लोगों को पसीना आ जाता है। उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने 15 सालों में 13,001 कारें बेची, यानी हर रोज औसतन 6 कारें, और वो भी रिटेल में एक एक करके। इस इंसान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे महान सेल्समैन के तौर पर दर्ज है। आज हम उसी लीजेंड जो जिरार्ड की मास्टरपीस को डिकोड करने जा रहे हैं, प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। इस एपिसोड में हम सेल्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम जानेंगे कि जो जिरार्ड का लॉ ऑफ 250 क्या है, कस्टमर के अवचेतन मन का भरोसा कैसे जीते और किसी भी ना को हाँ में कैसे बदले। तो अगर आप अपने बिजनेस की सेल्स को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं और कस्टमर के दिमाग को पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको एक सेल्स मशीन बना देगा। चलिए दुनिया के सबसे महान सेल्समैन के राज खोलते हैं, सिर्फ द बुक पॉट पर। कल्पना कीजिए, किसी की उम्र 35 साल है। वो 40 से ज्यादा नौकरियों से निकाला जा चुका है। 40? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और उसके अपने पिता ने उसे बचपन से यही यकीन दिलाया है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। मतलब आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म। बिल्कुल, दिवालिया है, कर्ज में डूबा है और घर पर परिवार को खिलाने के लिए पैसे तक नहीं है। ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? ज्यादातर लोग तो शायद हार मान लेंगे। शायद। लेकिन एक इंसान ने ठीक इसी जगह से उठकर खुद को दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बनाया। जो जिरार्ड। उनकी कामयाबी इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हमारा मकसद यहाँ कोई किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उस जमीनी हकीकत को समझना है जहाँ से मजबूरी में कुछ ऐसे सिद्धांत बने जिन्होंने एक हारे हुए इंसान को शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी सफलता का राज किसी सेल्स टेक्निक में नहीं, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान को, खासकर डर और भरोसे की साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझने में छिपा है। तो ये कहानी सेल से ज्यादा जिंदा रहने की लड़ाई की है। बिल्कुल। चलिए इस लड़ाई के मैदान में उतरते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं उस नींव से जहाँ ये सब खड़ा हुआ, उनकी शुरुआती जिंदगी। आपने कहा कि उनके 35 साल नाकामयाबी में बीते। पिता का बुरा बर्ताव, लगातार ताने सुनना कि तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। ये सिर्फ एक दुखद बैकग्राउंड स्टोरी तो नहीं हो सकती। नहीं, ये उनके किरदार की चाबी है। हाँ, तो इस माहौल ने उनकी सफलता की नींव कैसे रखी? क्योंकि ज्यादातर लोग तो ऐसी परिस्थितियों में टूट जाते हैं। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, ये उनकी कामयाबी का लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब किसी इंसान को दीवार से लगा दिया जाता है तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान ले या फिर वो दीवार तोड़कर बाहर निकले। और जिरार्ड ने दूसरा रास्ता चुना। हाँ, उनके लिए वो दीवार उनके पिता की बातें थी, उनकी गरीबी थी। उनके अंदर 2 तरह की आग जल रही थी। पहली, अपने पिता को गलत साबित करने की जिद। अच्छा। और दूसरी, जो उससे भी बड़ी थी, अपने परिवार का पेट पालने की तीव्र जरूरत। ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार वाली इच्छा नहीं थी। नहीं, ये असली भूख थी। ये उस रात घर में राशन लाने की बेबसी थी। मतलब ये कोई जुनून या पैशन नहीं था, ये तो बस जिंदा रहने की लड़ाई थी। बिल्कुल। उनकी पहली कार की बिक्री किसी सोची समझी तकनीक का नतीजा नहीं थी। तो फिर क्या था? कहानी ये है कि वो एक कार डीलरशिप में गए और मालिक से भीख मांगी कि मुझे बस एक डेस्क और एक फोन दे दो, मैं फोन बुक से लोगों को कॉल करूंगा। और उन्हें मिल गई नौकरी। उसी दिन एक ग्राहक आया और जिरार्ड ने अपनी पूरी जान लगाकर उसे एक कार बेच दी। उस बिक्री से जो कमीशन मिला, उससे वो सीधे ग्रोसरी स्टोर गए और घर के लिए खाना खरीदा। वाह। वो पहली बिक्री उनके पूरे सिस्टम का इंजन बन गई। जब आपके पास प्लान बी नहीं होता ना, तब आपका प्लान ए काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। उनकी भूख ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। सबसे बड़ी। और शायद इसी भूख ने उन्हें उन तरीकों के बारे में सोचने पे मजबूर किया जो आराम से नौकरी करने वाले लोग सोच भी नहीं पाते। सही बात है। और यहीं से उनका सबसे मशहूर सिद्धांत निकलता है, जिरार्ड का 250 का नियम। सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है।
हाँ, बहुत। उनका मानना था कि हर इंसान अपनी जिंदगी में औसतन 250 ऐसे लोगों को जानता है जिन पर उसका प्रभाव होता है। जैसे शादी हो या अंतिम संस्कार, लगभग इतने ही लोग आते हैं। आज की दुनिया में जहां हम लाखों फॉलोअर्स की बात करते हैं, वहां ये 250 का आंकड़ा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? देखिए, ये आज की दुनिया में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। हम हजारों फॉलोअर्स या लाइक्स के दिखावे में फंस गए हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जेरार्ड हमें एक बुनियादी सच्चाई याद दिलाते हैं। सबसे मजबूत नेटवर्क भरोसे पर बनता है, और भरोसा एक एक इंसान से कमाया जाता है। 250 का नियम सिर्फ गणित नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी? कैसे? इसका मतलब यह है कि जब आपके शोरूम में एक ग्राहक आता है तो वो अकेला नहीं है, वो अपने साथ 250 लोगों का एक अदृश्य नेटवर्क लेकर आता है। इसे थोड़ा और खोलिए। मतलब हर ग्राहक एक एम्बेसडर की तरह है। बिल्कुल। अगर आपका अनुभव उसके साथ अच्छा रहा तो आपने सिर्फ एक ग्राहक को खुश नहीं किया, आपने 250 नए दरवाजे खोले हैं। हाँ, जो भविष्य में आपके लिए खुल सकते हैं। और अगर आपने उसे नाराज कर दिया तो आपने सिर्फ एक ग्राहक नहीं खोया, आपने 250 दरवाजे अपने मुंह पर बंद कर लिए हैं। एकदम। और ये 250 लोग अजनबी नहीं हैं, ये दोस्त हैं, परिवार हैं, सहकर्मी हैं। इनकी सलाह का वजन किसी ऑनलाइन एड से कहीं ज्यादा होता है। सही बात है। जेरार्ड समझते थे कि सबसे अच्छी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ होती है, और उन्होंने उसे एक सिस्टम में बदल दिया। मतलब हर बातचीत, चाहे वो बिक्री में बदले या ना बदले, हाँ, वो 250 नए मौकों का एक बीज बोने जैसा है। ये नजरिया तो ग्राहक को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। आमतौर पर सेल्स की दुनिया में ग्राहकों के लिए कई तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, कुछ तो अपमानजनक भी होते हैं। लेकिन जेरार्ड का नजरिया अलग था। वो कहते थे कि बिक्री एक युद्ध है, लेकिन ऐसा युद्ध जिसमें किसी का खून नहीं बहता। ये युद्ध वाली बात थोड़ी आक्रामक लगती है। क्या इसका मतलब ग्राहक को दुश्मन समझना है? नहीं, और यहीं पर लोग गलती करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक समझ है। जेरार्ड का युद्ध ग्राहक के खिलाफ नहीं था। तो फिर किसके खिलाफ था? वो ग्राहक के डर के खिलाफ था। सोचिए, जब कोई अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ी चीज जैसे कार खरीदने जाता है तो वो उत्साहित होने के साथ साथ डरा हुआ भी होता है। हाँ, ठगे जाने का डर, गलत फैसला लेने का डर। बिल्कुल, बाद में पछताने का डर। सेल्समैन का काम उस ग्राहक से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर उसके डर से लड़ना है। अच्छा, तो दुश्मन ग्राहक नहीं बल्कि ग्राहक का डर और उसकी शंकाएं हैं। एकदम सही। इस युद्ध में आपके हथियार आक्रामकता या चालाकी नहीं है, बल्कि सहानुभूति, ईमानदारी और विश्वास है। आपको ग्राहक को ये महसूस कराना है कि आप उसकी टीम में हैं। हाँ, कि आप उसे सबसे अच्छा फैसला लेने में मदद कर रहे हैं, भले ही उसमें आपका सीधा फायदा ना हो। लक्ष्य एक ऐसी जीत है जिसमें ग्राहक को लगे कि असली जीत उसी की हुई है। जब ग्राहक खुशी खुशी कार खरीद कर जाता है और उसे लगता है कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा सौदा किया है, तब आप असली युद्ध जीतते हैं। तो अगर ग्राहक के डर को जीतना ही असली लड़ाई है, तो जेरार्ड ने इस लड़ाई को रोजमर्रा की जिंदगी में जीतने के लिए क्या किया? उन्होंने इसे सिर्फ अच्छी सोच या किस्मत पर तो नहीं छोड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर उनके अचूक सिस्टम की बात आती है। वो कहते थे कि मैं ग्राहकों का इंतजार नहीं करता, मैंने ग्राहक लाने की एक मशीन बनाई है। हाँ, वो इसे झूले की सीट भरने जैसा कहते थे। मतलब एक ग्राहक उठे तो दूसरा बैठने के लिए तैयार हो। इस मशीन के पुर्जे क्या थे? इस मशीन के कई अहम पुर्जे थे और सब मिलकर काम करते थे। सबसे पहला और सबसे अनोखा पुर्जा था बर्ड डॉग्स। बर्ड डॉग्स? हाँ, ये उनका खुफिया नेटवर्क था। इसमें शहर के नाई, मैकेनिक, वेटर, बैंकर, मतलब ऐसे लोग शामिल थे जो दिन भर लोगों से मिलते थे। अच्छा। जेरार्ड ने इन लोगों के साथ एक सौदा किया था। अगर तुम मुझे कोई ऐसा ग्राहक भेजते हो जो कार खरीदता है तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। एक मिनट, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या इसमें धोखे का खतरा नहीं था? मतलब कोई भी आकर कह दे कि ग्राहक मैंने भेजा है और कमीशन ले जाए? बिल्कुल, हो सकता था। या फिर लोग सिर्फ पैसे के लिए किसी को भी भेज दें? इससे उन्होंने मैनेज कैसे किया होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं जेरार्ड की समझ काम आती है। ये सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता नहीं था। वो अपने बर्ड डॉग्स को सिर्फ पैसा नहीं देते थे, वो उन्हें इज्जत देते थे। इज्जत? हाँ, वो उन्हें बाकायदा प्रिंटेड बिजनेस कार्ड देते थे। हर डील के बाद वो कमीशन के चेक के साथ एक थैंक यू नोट भेजते थे। वो उन्हें अपने बिजनेस का पार्टनर महसूस कराते थे। अच्छा, तो ये भरोसे का रिश्ता था? बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क नहीं बनाया जो सिर्फ पैसे पर चले, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो भरोसे पर चलती थी।
वो जानते थे कि अगर आप लोगों को महत्व देंगे तो वो आपके लिए ईमानदारी से काम करेंगे। मतलब उन्होंने एक तरह से अपने लिए शहर भर में सेल्स एजेंट्स की एक फौज खड़ी कर ली थी। हाँ, जो उनके लिए आंख और कान का काम करती थी। मतलब उन्होंने लोगों को काम पर रखे बिना ही अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित कर दिया। ये वाकई स्मार्ट है। बहुत। और इस मशीन का दूसरा बड़ा पुर्जा क्या था? दूसरा पुर्जा था उत्पाद के बजाय खुशबू बेचना। जिराड का मानना था कि लोग कार के टायर, इंजन या स्टील नहीं खरीदते, लोग एक भावना, एक अनुभव खरीदते हैं। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है नई कार की महक। वो जानते थे कि जब कोई ग्राहक कार में बैठता है और उस खास नई महक को महसूस करता है तो उसके दिमाग में कुछ होता है। उसे खरीदने से पहले ही मालिक होने का एहसास होने लगता है। बिल्कुल। वो कार के फीचर्स नहीं बेचते थे, वो उस एहसास को बेचते थे कि इस कार को चलाने पर आपकी जिंदगी कैसी होगी। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे अपने पहले जॉब इंटरव्यू की याद आती है। मैं अपनी स्किल्स और डिग्रियां गिना रही थी, जबकि मुझे ये बेचना चाहिए था कि मैं उनकी टीम के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती हूँ, मैं उनकी समस्याएं कैसे सुलझा सकती हूँ। एकदम सही। ये खुशबू बेचने वाली बात सिर्फ सेल्स पर नहीं, हर जगह लागू होती है। बिल्कुल, ये हर चीज पर लागू होती है। आप एक घर नहीं बेचते, आप एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य का सपना बेचते हैं। आप एक फोन नहीं बेचते, आप लोगों से जुड़े रहने का एहसास बेचते हैं। जिराड इस मनोवैज्ञानिक ट्रिगर को समझते थे। वो ग्राहक को कार के भविष्य में ले जाते थे और एक बार जब ग्राहक उस भविष्य को महसूस कर लेता था तो बिक्री अपने आप हो जाती थी। और फिर आता था उनके सिस्टम का तीसरा स्तंभ, और सबसे मजबूत स्तंभ, बिक्री के बाद की सेवा। ज्यादातर सेल्समैन के लिए तो डील खत्म होते ही रिश्ता खत्म हो जाता है, और जिराड के लिए वहीं से असली रिश्ता शुरू होता था। अच्छा। वो जानते थे कि एक नया ग्राहक ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान और फायदेमंद एक पुराने ग्राहक को खुश रखना है। लेकिन ये सिर्फ जन्मदिन पर कार्ड भेजने तक सीमित नहीं था। तो फिर क्या था? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए उनके किसी ग्राहक की कार में कोई समस्या आ गई और वो उसे सर्विस सेंटर लेकर गया। अगर वहां उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता तो जिराड खुद सर्विस मैनेजर के पास जाते थे और अपने ग्राहक के लिए लड़ते थे। क्या? अपनी ही कंपनी के खिलाफ। अपनी ही कंपनी के खिलाफ जाकर ग्राहक का पक्ष लेते थे। ये तो कोई नहीं करता। और इसीलिए जो जिराड थे, इस एक काम से वो ग्राहक को क्या संदेश दे रहे थे कि मेरा काम सिर्फ तुम्हें कार बेचना नहीं था, तुम अब मेरे ग्राहक हो, मेरी जिम्मेदारी हो। इससे तो अटूट विश्वास बनता होगा। बिल्कुल। इस एक हरकत से जो विश्वास पैदा होता है उसे कोई विज्ञापन नहीं बना सकता। यही वजह थी कि उनके 70% से ज्यादा ग्राहक या तो रिपीट कस्टमर थे या फिर उनके दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा भेजे गए थे। तो उनका सिस्टम पे जादू नहीं था। नहीं, वो भरोसे की फैक्ट्री थी। ठीक है, तो इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें बर्ड डॉग्स आपके लिए ग्राहक ला रहे हैं, आप उत्पाद से ज्यादा उससे जुड़ी भावना बेच रहे हैं और बिक्री के बाद ग्राहक के लिए लड़कर अटूट विश्वास बना रहे हैं। ये तो किस्मत पर निर्भर रहने के बजाय सफलता की गारंटी तैयार करने जैसा है। हाँ, एक तरह से। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो मानसिकता से जुड़ी है। ज्यादातर लोग, खासकर जो कमीशन पर काम करते हैं, अपनी कमाई को सिर्फ मुनाफा समझते हैं। हाँ, बस खर्च करने के लिए। लेकिन जिराड अपने काम को एक बिजनेस की तरह देखते थे और अपनी कमीशन का एक बड़ा हिस्सा वापस उसी में लगाते थे। ये कैसे काम करता था? ये एक कर्मचारी और एक उद्यमी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जिराड सिर्फ एक सेल्समैन नहीं थे, वो जो जिराड इनकॉर्पोरेटेड के सीईओ थे। अच्छा। वो लीवरेज यानी लाभ उठाने के सिद्धांत को समझते थे। वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए पैसा खर्च करते थे। जैसे बर्ड डॉग्स को कमीशन देना एक खर्च नहीं, एक निवेश था। निवेश था? हाँ, वो हर महीने अपने सभी पुराने ग्राहकों को एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे जिस पर सिर्फ लिखा होता था आई लाइक यू। इस पर हजारों डॉलर खर्च होते थे, लेकिन ये एक निवेश था जो उन्हें लोगों के दिमाग में जिंदा रखता था। और उन्होंने मदद के लिए लोगों को काम पर भी रखा था, अपनी ही कमीशन से। ये तो और भी ज्यादा अनोखा है। हाँ, जब उनका काम बहुत बढ़ गया तो उन्होंने मदद के लिए अपने बेटे और एक असिस्टेंट को काम पर रखा। उनका काम था शुरुआती कागजी कार्रवाई करना, ग्राहकों से अपॉइंटमेंट लेना। मतलब वो सारे काम करना जिनमें समय लगता था। हाँ, लेकिन जो सीधे बिक्री से नहीं जुड़े थे। ऐसा करके उन्होंने खुद को आजाद कर लिया ताकि वो अपना 100% समय और ऊर्जा उस एक काम पर लगा सकें जो वो सबसे अच्छा करते थे, ग्राहक के साथ बैठकर डील को अंतिम रूप देना, यानी क्लोजिंग। ये एक सीईओ की सोच है। बिल्कुल। अपने समय का सबसे बेहतर इस्तेमाल करो और बाकी कामों को दूसरों को सौंप दो। उन्होंने अपनी कमाई को दोबारा अपने बिजनेस में लगाकर उसे और बड़ा बनाया। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो हमारे सामने कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचार आते हैं।
पहला, एक मजबूत क्यों या मकसद की ताकत। वो बेबसी। हाँ। दूसरा, 250 के नियम का गणित जो हर एक इंसान को महत्वपूर्ण बना देता है। और तीसरा, किस्मत का इंतजार करने के बजाय एक ऐसी मशीन बनाना जो लगातार आपके लिए मौके पैदा करे। सही। लेकिन ये सब उस इंसान के लिए क्या मायने रखता है जो कार नहीं बेचता या सेल्स में है ही नहीं? अगर हम इन सिद्धांतों के मूल में जाएं तो ये सार्वभौमिक हैं। ये सिर्फ बेचने के नियम नहीं है, ये इंसानी रिश्तों और सफलता के नियम हैं। कैसे? पहला, इंसानी मनोविज्ञान को समझना। ये जानना कि लोगों को क्या प्रेरित करता है, क्या डराता है और उन्हें क्या महसूस कराना जरूरी है। ये सिर्फ सेल्स में नहीं, लीडरशिप में, टीम बनाने में, हर जगह काम आता है। सही बात है। दूसरा, एक मजबूत नेटवर्क बनाना। जेरार्ड के बर्ड डॉग्स आज के दौर के मेंटर्स, दोस्त और समर्थक हैं। एक ऐसा नेटवर्क जहां लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हों क्योंकि आपने उनके साथ भरोसे का रिश्ता बनाया है। और तीसरा, लेन देन के बाद भी मूल्य देना। बिल्कुल, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट खत्म करना हो या किसी को नौकरी दिलवाना हो, रिश्ता वहां खत्म नहीं होता। बाद में भी संपर्क में रहना, मदद की पेशकश करना, यही चीज आपको भीड़ से अलग करती है। और सबसे जरूरी, खुद के विकास में निवेश करना। जेरार्ड ने अपने सिस्टम में पैसा लगाया। हम अपने सीखने में, नई स्किल्स हासिल करने में समय और पैसा लगा सकते हैं। ये सिद्धांत हर उस इंसान पर लागू होते हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी हो। ये सच है। ये सेल्स की कहानी से शुरू होकर जीवन जीने की एक फिलॉसफी तक पहुंच जाती है। और ये हमें आज के दौर के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। क्या? जेरार्ड का पूरा सिस्टम 250 लोगों के इंसानी नेटवर्क को समझने और उसे प्रभावित करने पर आधारित था। एक भरोसे का नेटवर्क। जी। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर किसी का नेटवर्क हजारों में हो सकता है और वो भी गुमनाम, आज के 250 के नियम का क्या रूप होगा? और आज के दौर में जहां एक ट्वीट, एक वीडियो या एक खराब रिव्यू लाखों लोगों तक सेकंडों में पहुंच सकता है, एक नकारात्मक अनुभव की असली कीमत क्या हो सकती है? शायद जेरार्ड के दौर से कहीं ज्यादा। शायद। तो दोस्तों, ये थी जो जेरार्ड की वो सेल्स साइकोलॉजी जो साबित करती है कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपको खरीदते हैं। अगर आपने कस्टमर का भरोसा जीत लिया तो डील अपने आप क्लोज हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप सेल्स से डरेंगे नहीं बल्कि इसे एंजॉय करेंगे। अगर आज आपको सेल्स का असली मनोविज्ञान, साइकोलॉजी समझ आ गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी सेल्स स्किल्स को अपग्रेड करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, को-फाउंडर्स और सेल्स टीम के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी क्लोजिंग रेट बढ़ाना चाहते हैं। और अब आज का वो सवाल जो आपकी सेल्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट लेगा। जो जेरार्ड कहते हैं कि सेल्स असल में तब शुरू होती है जब कस्टमर पहली बार ना कहता है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ही ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जब कोई कस्टमर आपसे कहता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव, तो उस वक्त आपका पहला मनोवैज्ञानिक रिएक्शन क्या होता है? ए, आप तुरंत उसे डिस्काउंट देने की बात करते हैं, या बी, आप उसे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और फायदे गिनाते हैं? सच सच बताइए, आप ए करते हैं या बी? आप कीमत घटाते हैं या वैल्यू बढ़ाते हैं? अपनी सेल्स टेक्निक कमेंट बॉक्स में डिक्लेयर कर दीजिए। देखते हैं हमारी ऑडियंस में कितने असली क्लोजर बैठे हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं हूं आरके और मैं हूं काजल। आपसे फिर मिलेंगे बिजनेस ग्रोथ के एक नए रहस्य और नई किताब के साथ। तब तक के लिए वैल्यू बनाते रहिए और सेल करते रहिए। धन्यवाद।